हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाईफा स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज के इस क्लास में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें और इस क्लास का PDF ही आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए आप सभी विजिट करें www.triplec-byfacstudy.com पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? मोबाइल चिप, कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप सभी को जवाब करना है। सभी को गुड इवनिंग। जो भी बच्चे आ चुके हैं आप सभी को गुड इवनिंग। सभी बच्चे क्लास को शेयर करते रहेंगे ताकि और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ जिनका भी सितंबर में एग्ज़ाम है या फिर आगे अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी आपका माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, रजिस्टर जो कि मेमोरी के साथ सूचना का आदान प्रदान करता है। ऐसा कौन सा रजिस्टर है जो मेमोरी के साथ में सूचना का आदान प्रदान करता है? करेक्ट जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। क्या हो जाएगा? कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दोनों। ठीक है, MAR रजिस्टर और MDR रजिस्टर दोनों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल का जवाब करना है, वह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो किसी सिलिकॉन चिप पर बना होता है। वह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो किसी सिलिकॉन चिप पर बना होता है उसे आप क्या कहेंगे? वर्क स्टेशन, CPU, मैग्नेटिक डिस्क या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट? बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही जवाब करना है कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, वह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो किसी सिलिकॉन चिप पर बना होता है उसे आप IC या इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। ठीक है, इम्प्रेस उदाहरण है किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का। तो अब देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने हैं। एक आपका ऐसा है जो करेक्ट है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आप सब जानते हैं जहाँ पर आप सभी प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या कोई हार्डवेयर है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बड़ा ही सिंपल इसकी पहचान है। ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ पर यूजर वर्क करता है या जो सॉफ्टवेयर यूजर के वर्क के लिए बनाया गया है, फिर चाहे वो राइटर हो, चाहे MS वर्ड हो, चाहे इम्प्रेस हो, चाहे कैल्क हो, वो सभी क्या होंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर हमेशा यूजर काम करता है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके सिस्टम के लिए होते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन हो जाएगा क्योंकि इम्प्रेस पर हम सभी काम करते हैं। इनमें से कौन सा पोर्टेबल कंप्यूटर है? कौन सा पोर्टेबल कंप्यूटर में आता है? मिनी कंप्यूटर, एक लैपटॉप कंप्यूटर, एक मिनी कंप्यूटर। अच्छा, यहाँ पे दो बार हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। और फोर्थ में दिया है उपरोक्त सभी, यानी यहाँ पर दो ही ऑप्शन समझो आप, मिनी कंप्यूटर और एक लैपटॉप कंप्यूटर। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? इनमें से कौन सा एक पोर्टेबल कंप्यूटर है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे? बताओ। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक लैपटॉप कंप्यूटर। देखिए, एक लैपटॉप कंप्यूटर कैसा कंप्यूटर है? पोर्टेबल कंप्यूटर है। पोर्टेबल कंप्यूटर का मतलब क्या है ना, जिसको हम ले जा सकते हैं। मतलब अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं पोर्टेबल कंप्यूटर। अभी आपको ऑफिस में वर्क करना है तो अपने लैपटॉप पे कर सकते हैं, उसको अपने घर भी ला सकते हैं और घर पर वर्क कर सकते हैं। तो ये पोर्टेबल कंप्यूटर में आ जाता है। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है, यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? मेन लैंग्वेज कौन सी है आपकी यूनिक्स की? ठीक है,
यूनिक्स की मुख्य भाषा कौन सी है, और एक बार ऐसे भी सवाल पूछा गया है और अधिकांश ऐसे पूछते भी हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है जो कि सी लैंग्वेज में डेवलप किया गया। तो फिलहाल के लिए अभी इतना समझो, जो यूनिक्स आपका ओएस है यानी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको असेंबली भाषा में बनाया गया। सबसे पहले इसको असेंबली में बनाया गया, इसके बाद में फिर सी लैंग्वेज में इसको डेवलप किया गया। यानी सबसे पहले असेंबली में बनाया गया, बाद में फिर इसे सी लैंग्वेज में डेवलप किया गया। ठीक है, तो यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? असेंबली। अब देखो, अगर यहाँ कहीं सी दिया नहीं है, यहाँ कहीं सी लैंग्वेज नहीं दिया गया है, अगर सी लैंग्वेज दिया जाएगा, असेंबली ना दिया हो और सी लैंग्वेज दिया जाएगा तो वही करना है। मोस्टली सी लैंग्वेज ही आपको देखने को मिलता है, क्योंकि सबसे पहले यूनिक्स को असेंबली में बनाया ज़रूर गया, बट उसके बाद में सी लैंग्वेज में फिर उसको डेवलप किया गया। ठीक है, तो क्या याद रखना है, अगर कभी ऐसा पूछें कि सबसे ऐसे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है या ऐसा कौन सा पहला ओएस है जो सी लैंग्वेज में बनाया गया, वो है आपका यूनिक्स। और अगर दिया है असेंबली तो फिर इसे करना है। समझना इसमें क्या है, सबसे पहले असेंबली में बनाया गया, बट कुछ समय के बाद में फिर इसे सी लैंग्वेज में डेवलप किया गया। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आईसी चिप का निर्माण किया जाता है फाइबर से, सेमीकंडक्टर से, प्लास्टिक से, या इनमें से कोई नहीं। तो आईसी चिप का निर्माण किससे होता है, बताइएगा। आईसी चिप का निर्माण किससे होता है? अगर आपसे पूछें कि आईसी चिप को किसने डेवलप किया, किसने डेवलप किया आईसी चिप को, तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? ये सेमीकंडक्टर का बना होता है। और अगर आपसे पूछें कि आईसी चिप को किसने बनाया, किसने डेवलप किया, तो आपको याद रखना है जेएस किल्वी। ठीक है, जेएस किल्वी के द्वारा आईसी चिप को बनाया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है? कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है? क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर? कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है? स्कैनर, माउस, प्रिंटर और कीबोर्ड, इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा? कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है? ठीक है, देखिए स्कैनर, माउस और प्रिंटर की हम बात करें तो इसमें आउटपुट कौन सा है? इसमें आपका प्रिंटर हो जाएगा आउटपुट में, प्रिंटर आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब क्या है? इनपुट डिवाइस आते हैं। अगला सवाल है, ट्रेंड माइक्रो एक है डैश। अब आपको बताना है ट्रेंड माइक्रो क्या है, ट्रेंड माइक्रो क्या है ये बताइएगा। प्रोग्राम है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, वायरस प्रोग्राम है, उपरोक्त सभी। देखिए ट्रेंड माइक्रो की अगर हम बात करते हैं तो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर। यूआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है? तो यूआरआई की यहाँ पे बात करें, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। क्यूआर कोड का अर्थ पूछा है, क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। क्यूआर का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, क्या होता है? क्यूआर का मतलब होता है क्विक रिस्पांस कोड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्विक रिस्पांस हो जाएगा। और इसको 1994 में डेवलप किया गया था। क्यूआर कोड को 1994 में बनाया गया था। ठीक है, डेंसो वेब कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया था। डेंसो वेब एक जापानी कंपनी है, इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया था 1994 में। और क्यूआर कोड में कितने कैरेक्टर आते हैं तो ये भी आपको याद रखना है, 7089 कैरेक्टर हो सकते हैं। क्यूआर कोड कैसा होता है ये भी कई बार पूछते हैं, तो आपका 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है। IETF का पूरा नाम इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स होता है, यस या नो? ट्रू फॉल्स में इसका आंसर देना है। तो IETF का पूरा नाम इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स होता है। कौन सा करेक्ट आंसर है इसमें? ऑप्शन पहला हो जाएगा, एकदम सही जवाब है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, आप सब क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी को सब्सक्राइब भी कर लेना है। देखिए यहाँ पर मोड फंक्शन की बात की गई है और लिखा है इक्वल मोड
14, 15 का मान कितना होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और इससे बहुत कुछ सीखोगे भी आप कि ऐसा अगर सवाल आता है तो फिर क्या करना होगा आपको। ठीक है, तो फिलहाल के लिए भी आपको आंसर देना है इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा और फिर हम आपको समझाते हैं इसका लॉजिक क्या है और कैसे करना है। कैल्क स्प्रेडशीट में इक्वल मोड 14, 15 का मान क्या होगा। देखो आंसर आपको बता देते हैं, सी हो जाएगा। अब जिन बच्चों ने सी दिया होगा आंसर उनका सही जवाब है। अब आपको लग रहा होगा सर सी हो कैसे गया है, तो पहले तो हम ये समझाते हैं मोड फंक्शन करता क्या है। मोड फंक्शन हमेशा जो आपका शेषफल होता है, जो आपका रिमाइंडर होता है ना, उसको बताता है। तो जितना भी रिमाइंडर होगा उसको बता देगा मोड फंक्शन। अब ज़रा ध्यान दो, अगर मान लिया हम यहाँ लिखते हैं इक्वल मोड, ध्यान देना 14 कामा और यहाँ पे लिखते हैं 6, तो अब आप आसानी से बता सकते हो कि सर इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा। तो 6 से 14 को भाग करोगे, 6 दूना 12 होता है। ठीक है, तो 12 और 14 से 12 निकालोगे तो क्या होगा, 2 रिमाइंडर हो जाएगा, 2 शेष हो जाएगा। तब तो आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा आंसर। यानी हमने 6 से भाग दिया 14 को, तो 6 दूना 12 हुआ, रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, बट अगर हम 6 से भाग करा दें 2 को तो आप क्या बोलोगे, सर भाग ही नहीं जाएगा। तो अगर भाग नहीं देंगे तो यही रिमाइंडर मान लिया जाएगा। ठीक है ना, यही तो मान लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे 6 से 14 को भाग दिया तो 12 आ गया, शेष कितना बचा, 2 बचा। यहीं पर 6 से भाग करा दें आपको तो भाग जाएगा ही नहीं। तो जब कभी ऐसी कंडीशन हो मोड फंक्शन में कि पहली वाली संख्या छोटी हो अगली संख्या से, ठीक है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, वही रिमाइंडर आपका हो जाएगा, भाग देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस प्रश्न में हमने क्या देखा, पहली संख्या छोटी थी अगली संख्या बड़ी थी, तो पहली संख्या ही हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। लाइव दिखा देते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी आपका, ताकि सारा डाउट जो है ना वो आपका क्लियर हो जाए और आपको समझ आ जाए। देखो यहाँ पर हम आ चुके हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में और हमने यहाँ लिखा इक्वल, थोड़ा सा वेट करिएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल मोड लिखते हैं 14, 15। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन था हम उसी को यहाँ पर लिखते हैं। तो जैसे ही 14, 15 लिखेंगे, एंटर पेज करेंगे, आप देखा 14 यहाँ पे आंसर आया है, 14 ही बता रहा है आपका जवाब। अब देखो शेषफल कैसे बताता है वो भी समझा देते हैं। जैसे आपने 15 के स्थान पर हमने 6 किया था तो हम 6 कर देते हैं। अब 6 से भाग करोगे 14 को तो 6 दूना 12 होता है, 14 से 12 निकालोगे 2 शेष बचेगा, तो 2 इसका जवाब हो जाएगा 14। ठीक है, तो इसका लॉजिक समझ आ रहा है आपके, हो क्या रहा है यहाँ पर। अगर हम यहाँ वैल्यू चेंज कर देते हैं, हम जैसे यहाँ पर 7 कर देते हैं और 6 से भाग करते हैं, तो 7 को जब आप 6 से भाग करोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 6 एक कम 6 हो जाएगा और 7 से 6 निकालोगे तो 1 बचेगा, तो रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। बट जब पहली संख्या को अगर हम छोटा कर देंगे, जैसे यहाँ 9 कर देते हैं और 7 कर देते हैं पहली संख्या, तो पहली संख्या जैसे ही छोटी देखने को मिले बस कुछ नहीं करना है, वही संख्या हमारा जवाब हो जाएगा, 7 ही अब जवाब हो जाएगा, क्योंकि भाग आगे जाएगा नहीं। ठीक है, चलो भाई समझ में आ गया होगा, आई होप आप सभी के। आगे बढ़ते हैं और पूछा है यह एड्रेस प्रतिदिन नहीं बदलता है, मतलब डेली एड्रेस चेंज नहीं होता है। कौन सा, स्टैटिक आईपी एड्रेस, डायनेमिक आईपी एड्रेस, यूनिक आईपी एड्रेस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये बताना है कि कौन सा जो एड्रेस है वो डेली चेंज नहीं होता है। तो देखिए आईपी एड्रेस की अगर हम बात करते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल की हम बात करते हैं, तो 2 प्रकार हैं, एक आपका स्टैटिक होता है और एक आपका डायनेमिक होता है। सिंपल सी बात ध्यान रखना है, स्टैटिक आईपी एड्रेस चेंज नहीं होता है, ये चेंज नहीं होता है, और डायनेमिक क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यह एड्रेस प्रतिदिन नहीं बदलता है, स्टैटिक आईपी एड्रेस। ठीक है, कौन सा नहीं बदलता है, स्टैटिक आईपी एड्रेस नहीं बदलता है, डायनेमिक चेंज हो जाता है। इंटरनेट से जुड़ा हुआ कंप्यूटर या सर्वर इस नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कंप्यूटर या ऐसा सर्वर जो इंटरनेट से जुड़ा होता है, मतलब इंटरनेट से जुड़ा हुआ कंप्यूटर या सर्वर इस नाम से भी जाना जाता है। अब बात यहाँ सर्वर की आ गई है, तो हमने आपको सिखाया था, कल की क्लास में भी बताया था सर्वर और नोड के बारे में। सर्वर सर्विस देने वाला होता है, जिसे हमने होस्ट का नाम भी दिया था, कल समझाया था, इसको होस्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, होस्ट होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करते समय बाय डिफ़ॉल्ट कितने रो एंड कॉलम होते हैं। देखिए जब हम लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कितने हमें वहाँ पर रो एंड कॉलम देखने को मिलते हैं, ये सवाल है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम टेबल को इंसर्ट करने के लिए कौन से मेनू में जाते हैं।
आप में से ऐसे कितने बच्चे यहाँ पर हैं जो ये बता देंगे कि अगर हमें टेबल इंसर्ट करना है तो फिर कौन से मेनू में जाना पड़ेगा? ज़रा बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर आपको टेबल इंसर्ट करना हो तो कौन से मेनू में जाना पड़ेगा, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। उसके बाद इसका जवाब करो, फिर हम आपको विद प्रैक्टिकल भी समझा देते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। चलिए तब तक हम लिब्रे ऑफिस राइटर यहाँ से ओपन कर देते हैं, जब तक आप सभी को जवाब करना है इस क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पर पूछा है मेनू, ठीक है, तो आपका वही टेबल मेनू होता है। आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में क्या होता है, एक टेबल मेनू होता है। तो जब टेबल मेनू दिया होगा तो हम कहीं और क्यों जाएंगे, टेबल मेनू के ही अंदर हम टेबल को डाल पाएंगे। अब देखो आपके सामने आ चुका है लिब्रे ऑफिस राइटर। हम यहाँ पर जाते हैं टेबल मेनू में। तो टेबल मेनू देखो यहाँ पर है ना, ये पहला मेनू है फाइल, और इसके बाद देखो टेबल मेनू है। इंसर्ट टेबल पहला ही ऑप्शन आ रहा है, और आपको शॉर्टकट की भी दिख रही होगी, कंट्रोल F12 होती है, तो ये भी याद रखना है। क्लिक कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो टेबल डालने के लिए आ गया है एक इंसर्ट टेबल का बॉक्स, जिसमें लिखा है नेम बताओ टेबल का, कुछ भी नाम दे सकते हैं। पूछा है बाय डिफ़ॉल्ट कितने कॉलम एंड कितने रोज होते हैं, तो देख लो भाई आपके सामने हैं 2 कॉलम एंड 2 रो, ठीक है। तो आंसर पता लगा, कितने कॉलम एंड कितने रो होते हैं, 2 कॉलम एंड 2 रो होते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर आपकी हेडिंग है तो आप यहाँ पर हेडिंग बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, मतलब क्लिक कर देंगे अगर हेडिंग है, नहीं तो आप छोड़ देंगे। और यहाँ से स्टाइल आप ले लेंगे जो भी आपको लेना है, उसके बाद इंसर्ट कर देंगे तो आपका टेबल यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अब अगर नया इसमें कोई रो आपको ऐड करना है तो टैब दबाते रहोगे, बस नया रो ऐड होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो भाई, तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी 2। यहाँ पर टेबल जब इंसर्ट करते हैं तो 2 कॉलम एंड 2 रो होते हैं, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल है OTP यानी वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित होता है, इसको सिक्योर क्यों माना गया है, क्या ऐसा कारण है जो कि OTP को सुरक्षित माना गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि यह हर एक्सेस के लिए भिन्न होता है। देखो OTP जो पासवर्ड होता है ना, तो जैसे ही आपके पास आता है हर बार नया OTP आएगा, तो इसका कोई ऐसा नहीं कि ये पासवर्ड किसी ने देख लिया तो अगली बार यूज़ कर लेगा, अगली बार वो आएगा ही नहीं, हर बार नया OTP आएगा, एक रैंडम OTP हमें मिलता है, इसीलिए ये भिन्न होता है, इसीलिए ये आपका सुरक्षित होता है, क्योंकि एक्सेस हर एक्सेस के लिए ये भिन्न होगा, अलग होगा, एक रैंडम पासवर्ड हमें दिया जाएगा। OTP को हम वन टाइम पासवर्ड के नाम से भी जानते हैं, और ये 2 टाइप का होता है, एक आपका टाइम बेस्ड होता है और एक आपका इवेंट बेस्ड होता है। टाइम बेस्ड का मतलब एक निश्चित टाइम होगा, उस टाइम के अंदर अगर आप उसको यूज़ करोगे तब तो ठीक है, अदरवाइज वो एक्सपायर हो जाएगा। और एक इवेंट बेस्ड होगा, जब तक कि आप किसी एप्लीकेशन में उसका यूज नहीं करते हो तब तक वो वैलिड रहता है। तो OTP 2 टाइप का होता है। मैक्सिमम टाइमिंग की बात करें तो 10 मिनट की होती है, 10 मिनट तक के वैलिड रह सकता है, ठीक है। सारथी का पूरा नाम सीनियराइज्ड एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इन्फॉर्मेशन होता है, और ये सवाल कई बार पीछे एग्जाम में पूछा जा चुका है, सो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म ये ट्रू हो जाएगा, और सारथी का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, यही होता है सीनियराइज्ड एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इन्फॉर्मेशन, ये सारथी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। जीमेल अटैचमेंट में अधिकतम फाइल साइज 1 GB होता है, मतलब जीमेल में जो अटैचमेंट फाइल करोगे ना वो 1 GB तक की कर सकते हो। अगर आपके पास 1 GB तक की फाइल है तो उसको आप जीमेल में अटैच कर सकते हो, क्या ये सही है? तो इसका जवाब फॉल्स है। आपको पता है 25 MB से बड़ी फाइल को हम नहीं भेज सकते हैं जीमेल के थ्रू, उसमें अटैच नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या होगा? फॉल्स होगा। सिस्टम के डैश होने पर OS स्वतः बूट नहीं होता है, सिस्टम के क्या होने पर? OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतः बूट नहीं होता है, बताओ। तो सिस्टम के क्या होने पर? शटडाउन होने पर, रीसेट, पावर ऑन, रिस्टार्ट। तो सिंपल सी बात है, जब आपका सिस्टम शटडाउन होगा तो अपने आप बूट नहीं होगा, खुद नहीं ओपन होगा, फिर उसको आपको ओपन करना पड़ेगा। रिस्टार्ट में तो दोबारा से बूट हो जाएगा अपने आप ही, बट शटडाउन में नहीं होता है। 3D का क्या मतलब होता है? क्या समझाना है? 3D का क्या मतलब होता है? 3D का फुल फॉर्म, 2D का मतलब 2 डायमेंशनल और 3D का मतलब 3 डायमेंशनल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? हमें क्या करना है? सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है। तो देखिए कैल्क में अगर हम आते हैं और यहाँ पर सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स हम ओपन करना चाहें तो कंट्रोल के साथ में हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल के साथ में हम 1 प्रेस कर सकते हैं। तो जैसे ही कंट्रोल 1 आप प्रेस करते हैं
आपका सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, कंट्रोल वन दबाते ही, ठीक है, यहाँ पर हमने कंट्रोल वन में जूम लगा रखा है, इस वजह से इस शॉर्टकट की हमारी काम नहीं कर पा रही है। चलिए, तो यहाँ पर कंट्रोल वन आपको याद रखना है। कंट्रोल वन से क्या कर सकते हैं आप, जो है सेल में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन वी करेक्ट है। कैल्क में सेल के अंदर नई लाइन बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? अगर कैल्क में हम एक सेल के अंदर न्यू लाइन बनाना चाहते हैं, वैसे होता क्या है, जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में लिखते हो, जैसे हमने यहाँ लिखा CCC, एंटर प्रेस कर देंगे तो फिर न्यू सेल में हमें लिखने के लिए बोला जाता है। लेकिन कह रहा है अगर सेल के अंदर नई लाइन लेना चाहते हैं, उसी में न्यू लाइन लेना चाहते हैं, तो क्या करोगे? इनमें से क्या यूज कर सकते हो, बोलो भाई। आप सब समझदार बच्चे हैं, पहले से जो पढ़ रहे हैं, आपको जवाब करना होगा कि भाई इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, नई लाइन अगर लेनी है उसी सेल के अंदर, तो आप कंट्रोल एंटर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कंट्रोल एंटर। देखो जरा समझा देते हैं आपको, थोड़ा जूम कर लेते हैं। उसके बाद इसी लाइन में हम लिखना चाहते हैं, हमने लिखा CCC/5 स्टडी, ये हमारा इसी लाइन में हो गया। अब हम इसी सेल में रहेंगे और न्यू लाइन लेंगे, कंट्रोल दबाएंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। हमने लिखा यहाँ पे YOUTUVE, यूट्यूब, आगे लिख देते हैं चैनल, एंटर प्रेस करते हैं तो आप क्या देख पा रहे होंगे, एक ही सेल में लिखा गया है, न्यू लाइन में मिल गई है। हम थोड़ा सा सेल का साइज जो है ना वो बड़ा कर देते हैं ऐसे करके, और देखो थोड़ा सा ये रहा। ठीक है, अब देखो एक ही सेल में लिखा गया है, यूट्यूब चैनल न्यू लाइन में लिखा है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कंट्रोल वन प्रेस करना होता है। ठीक है, इससे हम न्यू लाइन ले सकते हैं उसी सेल के अंदर। केवल एंटर करोगे तो न्यू सेल में आ जाओगे। तो सेशन बस यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, क्लास अच्छा लगा हो, लाइक शेयर करना है सभी को, और जो साथी नए हैं आप सबको सब्सक्राइब करना है। और आप सभी को बता दें, टीचर्स डे पर आपको ये बचत ऑफर दिया गया था जिसमें 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमने दिया था, तो ये कल समाप्त हो रहा है। कल यानी 7 सितंबर को, कल यानी 7 सितंबर 7/9/2022 को रात 11 बजे ये ऑफ़र समाप्त हो रहा है। तो जिन बच्चों को अभी भी अक्टूबर बैच में एडमिशन लेना है या सितंबर बैच में लेना है, आप सभी CCC/5 स्टडी कूपन कोड अप्लाई करेंगे। जब आप बाय नाउ करेंगे तो एक कूपन कोड अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पर कूपन कोड में क्या लिखोगे, CCC/5 स्टडी जोड़ के लिख देना। तो यहाँ पर जो अभी डिस्काउंट है प्रेजेंट टाइम में, ये बैच आपका 399 का था, इस पर भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट है 20% का, तो अब ये बैच अभी आपको 320 में मिल जाएगा। यहाँ पर सारे क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे, तो अभी आप फटाफट से इनको देख सकते हैं। ई बुक वगैरह सब दी गई हैं, अभी आपके पास टाइम है, तो अक्टूबर के लिए तो अभी काफ़ी टाइम है ना, तो अभी इस बैच में जितना भी कंटेंट हमने पढ़ाया है बहुत ईजिली आप पढ़ सकते हैं। और शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिएगा, अपना जो भी थ्योरी हमने यहाँ पे पढ़ाया है, एमसीक्यूज आपको पढ़ाए हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट क्लास अभी हम आपको देने वाले हैं। और इस बैच में क्लास 7 PM पर होती है लाइव, तो आप सब कल से लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं 7 PM पर। ठीक है, तो अभी बहुत कुछ यहाँ पर आप पढ़ेंगे, और जितना पढ़ गया है वो सब आपको पढ़ना होगा, फटाफट से आप उसे पढ़ सकते हैं। तो इस बैच में जिन बच्चों को एडमिशन लेना है अभी ले सकते हैं। ये ऑफ़र कल तक रहेगा, कल 7 सितंबर तक ये ऑफ़र रहेगा। और जिन बच्चों को हमने अभी जो नवंबर का बैच आया है ना, नवंबर बैच पर जो हमने डिस्काउंट ऑफ़र दिया था, एक लॉन्चिंग के समय ऑफ़र रहता है, तो ये डिस्काउंट ऑफ़र आपका समाप्त हो रहा है। ठीक है, 8 सितंबर को। तो जिन्होंने भी अभी नवंबर बैच में एडमिशन नहीं लिया है, क्योंकि नवंबर बैच आपका है 599 का, लेकिन लॉन्चिंग ऑफ़र में 50% ऑफ है, तो अभी केवल 299 का है। तो ये मौका आपके पास 8 सितंबर तक ही रहेगा, इसके बाद इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो जिन बच्चों को इस न्यू फ्रेश बैच में एडमिशन लेना है अभी आप ले सकते हैं। लाइव क्लास 15 सितंबर से यहाँ पर स्टार्ट कर दी जाएगी। ओके, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।